को देख रहे थे। अभिनव ने उनमें से एक को भी पलट कर नहीं देखा और अपना लंच लेने के लिए काउंटर पर चला गया। यही है वो आदमी जो आज भी काम पर लेट आया था। और तुम्हें पता है, ये ऑफिस में असिस्टेंट की नौकरी करता है। ये तो जेनी ने इस बारे में अकरम सर को कुछ नहीं बताया, वरना इस आदमी की जॉब चली जाती। अभिनव ने उसे फिर से कोई जवाब नहीं दिया। वो मन ही मन हंस रहा था। उसने बस अपना खाना लिया और टेबल पर जाकर बैठ गया। वो किसी से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन एक आदमी जो उससे थोड़ी दूरी पर बैठा था, उसने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा यार कि जेनी ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब मैं 2 मिनट लेट हुआ था तो जेनी ने मुझे सीधा फायर करने की धमकी दी थी, लेकिन ये आदमी पूरे 2 घंटे लेट आया और जेनी ने इसे कुछ नहीं कहा। हो सकता है कि इसके मैनेजर को इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन ये बात मैनेजर से ज्यादा टाइम तक छुपी नहीं रहने वाली है। आज नहीं तो कल वो इस लड़के के खिलाफ एक्शन जरूर लेगा, एक दूसरे लड़के ने कहा। तभी अभिनव से एक लड़की ने पूछा, तुम यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट का काम करते हो? अभिनव इस आवाज को सुनते ही पहचान गया था कि ये किसकी आवाज है। ये उसके कॉलेज की साथी कामिनी की आवाज थी। कामिनी भी यही नौकरी करती थी। कामिनी अभिनव के सामने आकर बैठी और बोली, अगर तुम इतनी छोटी सी नौकरी करते हो तो उस दिन तुमने रियूनियन पार्टी में इतना मोटा बिल कैसे चुकाया था? अभिनव ने उसकी बात के जवाब में कहा, अगर तुम भी अपने अगले वर्ल्ड टूर के लिए जाने वाली थी तो फिर यहां नौकरी क्यों कर रही हो? अभिनव के मुंह से ये बात सुन कामिनी एक पल के लिए जम गई थी। उसका मुंह सूखने लगा था। जब उससे अभिनव को देने के लिए कोई जवाब नहीं सूझा तो उसने कहा, फिर भी मैं कम से कम तुमसे तो बेटर पोजीशन पर ही हूं। यह सुनकर अभिनव को हंसी आ गई। उसने खीरे का एक टुकड़ा उठाया और चबाते हुए बोला, तो इसका मतलब तुम इस दिन झूठ बोल रही थी? तुम क्या मुझे ताना मारने का मौका ढूंढ रहे थे? एक बात बताओ, यहाँ बैठे सब लोग तुम्हारे बारे में बात करना पसंद करते हैं, लेकिन तुमसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। कम से कम मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना तो खा रही हूँ, फिर भी तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। अभिनव ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो कामिनी को इग्नोर कर चुपचाप अपना खाना खा रहा था। ये देख कामिनी झल्लाई और गुस्से में बोली, ये एटीट्यूड तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा अभिनव, बहुत भारी पड़ेगा। इसके बाद कामिनी ने अपनी थाली उठाई और खाना खाने के लिए दूसरी जगह जाकर बैठ गई। अभिनव को कामिनी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फिर से अपने ऑफिस आया और उसने बाकी का काम खत्म करना शुरू कर दिया। तभी अभिनव के फोन पर मैसेज आया। ये मैसेज अलाइना का था। उसने अभिनव को लेकर आने वाली गाड़ी की डिटेल्स भेजी थी, जो ऑफिस के गेट पर अभिनव का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अभिनव लिफ्ट से निकलकर ऑफिस के दरवाजे से बाहर आया तो उसने देखा कि तभी उसे पीछे से एक आदमी की आवाज आई। वो आदमी अभिनव को रोकने का इशारा कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अभिनव को रोक पाता, अभिनव बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ और उस भीड़ में गायब हो गया। इस बीच उसे लॉबी में किसी के चलने की आवाज आई। अभिनव ने देखा कि एक लड़की दिक्पाल के सामने आकर खड़ी हुई और झुककर उसे सलाम किया। इसके बाद उस लड़की ने दिक्पाल से कहा, चलिए दिक्पाल सर। दिक्पाल आगे चल रहा था और वो लड़की उसके पीछे चली जा रही थी। दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। वो अपनी बाईं तरफ बने दरवाजे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अभिनव ने भी उसके पीछे जाने की ठान ली थी, लेकिन इससे पहले कि वो दिक्पाल का पीछा कर पाता, इतने में एक हाथ ने अभिनव के कंधे को जकड़ लिया। तुझे क्या लगता है तो यहाँ जासूसी करेगा और हमें पता नहीं चलेगा? उस आदमी ने अभिनव से कहा, जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा था। अभिनव उसे देख अंदर से घबरा गया, लेकिन उसने अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। इससे पहले कि अभिनव अपनी सफाई में उसे कुछ कह पाता, उस आदमी ने अपने बाकी लोगों के साथ अभिनव को खींचकर बाहर ले जाना शुरू कर दिया था। वो उसे ले जा ही रहे थे कि तभी एक आदमी दूसरी दिशा से भागता हुआ आया। उसके कपड़े देखकर लग रहा था कि वो भी इन्हीं लोगों का साथी था। उस आदमी ने कहा, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे और मेरे साथ आओ। जैसे उस आदमी ने कहा तो अभिनव के कंधे पर से उस आदमी का हाथ हटा और वो लोग अभिनव को घूरते हुए वहां से निकल गए। एक सेकंड के लिए तो अभिनव को लगा कि आज वो जिंदा वापस घर नहीं जा पाएगा। जैसे वो अकेला हुआ कि इतने में उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि अकरम का फोन था। अभिनव ने फोन उठाया तो उधर से अकरम ने कहा, अभिनव तुम कहाँ हो?
अकरम की आवाज में अर्जेंसी साफ सुनाई दे रही थी। अभिनव ने अपने आप को संभालते हुए बोला, मैं अभी मरने ही वाला था। मैं इस वक्त क्लैरॉन नाम के एक होटल में खड़ा हूँ। अभिनव ने शीशे से बाहर लगे बोर्ड की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही अकरम ने अभिनव के मुंह से ये नाम सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने कहा, तुम दिक्पाल की प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हो? ये दिक्पाल की प्रॉपर्टी है? अभिनव ने पूछा। अकरम ने गहरी सांस ली और कहा, देखो अभी ये सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। चुपचाप जल्द से जल्द ऑफिस आओ। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ आया हूँ और मुझे पता चला है कि यहाँ क्या हुआ है। ऐसे काम नहीं चलेगा अभिनव। अगर तुम यहाँ ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर ही काम करते रहे तो जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। मुझे तुम्हारी पोस्ट बढ़ानी ही पड़ेगी, वरना ये तमाशा ऐसा ही चलता रहेगा। कोई भी ऐरा गैरा आदमी तुम्हें दो बातें सुनाए, ये मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस है। या तो तुम एके प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजर की पोस्ट पर बैठो या फिर अपनी कंपनी में कर्मचारी बन जाओ। मैं वही आ रहा हूँ, मिलकर बात करते हैं, अभिनव ने कहा और फोन काट दिया। वो फिर से उस दरवाजे को देख रहा था जिसमें दिक्पाल दाखिल हुआ था। अभिनव का मन तो कर रहा था कि वो सीधा उस दरवाजे में घुसकर दिक्पाल को देख ले, लेकिन उसने अपने आप को रोका और वहां से निकल गया। कुछ देर के बाद वो एके प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस पहुंच चुका था। उसे कंपनी से निकाले जाने की खबर पूरे ऑफिस में आग की तरफ फैल चुकी थी। ऐसे में जब सभी ने अभिनव को वापस ऑफिस में देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब अगर इस हालत में अकरम अभिनव को फिर से अपनी कंपनी में काम पर रख लेता तो सारे कर्मचारियों को यह बात समझने में देर नहीं लगती कि अभिनव और अकरम के बीच कैसा रिश्ता है। अकरम अभिनव के साथ आगे क्या करने वाला था, अब सभी लोगों की नजरें बस इसी बात पर टिकी हुई थी। अभिनव ने किसी से नजर नहीं मिलाई और सीधा अकरम के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हारी कंपनी में काम करता रहा तो मेरे लिए चीजें कितनी आसान होगी? अभिनव ने अकरम से पूछा। वो अकरम के कैबिन में लगे सोफा पर बैठा हुआ था। अकरम ने कहा, मैं जानता हूं, मैंने खुद इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन मैं ये भी नहीं देख पाऊंगा कि कोई साधारण सा मैनेजर तुम्हारी इंसल्ट करे। मैं सभी को ये जता देना चाहता हूं कि तुम कोई आम एम्प्लॉय नहीं हो। अकरम की आवाज में उसका दर्द साफ झलक रहा था। अभिनव ने कहा, लेकिन तुम मुझे अचानक से मेरी ही कंपनी में काम करने के लिए क्यों भेजना चाहते हो? तुमने तो मुझे कभी बताया भी नहीं कि मेरी अपनी भी कोई कंपनी है, तो फिर अब क्यों? यह सवाल सुनकर अकरम एक पल के लिए शांत हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे अभी कुछ खबर मिली है। दिक्पाल तुम्हारी कंपनी की मेन सेक्रेटरी से मिला था। यह सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। उसने अकरम को घूरते हुए देखा और बोला, तुम्हारे जासूस क्लैरॉन होटल के आसपास भी है? हाँ, मैं बस यही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे ग्रुप में असली भेड़िया कौन है, और मुझे लगता है कि दिक्पाल भी यही कर रहा होगा। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी कंपनी की मेन सेक्रेटरी की दिक्पाल के साथ मिली भगत है। यह सुनते ही अभिनव हैरान हो गया। अभिनव ने जब अपनी ही कंपनी की सेक्रेटरी के बारे में इस तरह की बात सुनी तो वो हैरान हो गया। उसने अकरम से पूछा, क्या उसे हमारे माफिया ग्रुप के बारे में पता है? नहीं, वो हमारे ग्रुप के बारे में कुछ नहीं जानती। अकरम के मुंह से यह जवाब सुनते ही अभिनव के दिमाग में तुरंत एक विचार आया। उसने कहा, चीजें हद से ज्यादा बिगड़ जाए उससे पहले अच्छा यही होगा कि मैं अपनी ही कंपनी में काम करना शुरू कर दूं। बाहर वालों को यह खबर नहीं लगनी चाहिए कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। जब तक मैं उस जासूस को और अपने पिता के कातिल को नहीं पकड़ लेता तब तक मुझे यह करना ही पड़ेगा। अकरम ने उसकी बात सुन एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है तो फिर जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन फिर भी मैं उस मैनेजर को तो जॉब से निकालने वाला हूं। उसे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे एक बात समझाओ, क्या दिक्पाल इतना बड़ा बेवकूफ है कि वो दिन दहाड़े मेरी सेक्रेटरी से मिल रहा है? उसके दिमाग में भी तो ये बात होगी ही ना कि कोई उसे देख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जानबूझकर ये सब किया? अगर ऐसा होता तो वो रानी से क्यों मिलता? रानी? अरे तुम्हारी सेक्रेटरी। अब बातों बातों में मैं उसका नाम तुम्हें बताना ही भूल गया, अकरम ने कहा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और अकरम ने आगे कहा, हाँ तुम जो कह रहे हो वो सुनने में सही लग रहा है, लेकिन सवाल फिर से वही खड़ा होता है कि अगर उसे ये सब पता था तो फिर वो रानी से क्यों मिल रहा था? मुझे जो जवाब समझ में आता है वो ये है कि हो सकता है कि दिक्पाल रानी को पहले से जानता हो। अभिनव को अचानक से याद आया कि अनन्या किसी भी वक्त उसे यहाँ लेने आ सकती है। उसने घड़ी देखी और उसके बाद फिर से अकरम की तरफ पलटते हुए बोला, जो भी हो, लेकिन उसने आज जो किया उसके पीछे उसकी मंशा कुछ और है। दरवाजे पर एक महंगी सी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी के बाहर खड़ा था। अभिनव को आते देख उसने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और अभिनव से कहा, अभिनव सर चले। पीछे से आ रही कामिनी ने जब यह सब देखा तो उसके होश उड़ गए।
एक ड्राइवर इतनी महंगी सी गाड़ी का दरवाजा खोलकर खड़ा था, वो भी अभिनव के लिए। ये बात कामिनी को हजम नहीं हो रही थी। उसे अभिनव पर शक होने लगा था। इधर अभिनव गाड़ी में बैठ गया। अचानक से उसकी नजर कामिनी के चेहरे पर पड़ी। उसका मुंह खुला का खुला था और वो बस अभिनव को देखती जा रही थी। इतने में ड्राइवर ने अभिनव से पूछा, सर, म्यूजिक ऑन कर सकता हूँ? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अलायनास पैराडाइज, ड्राइवर ने कहा। यह नाम सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उधर कामिनी ने जब अभिनव को उस गाड़ी में जाता देखा तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। ड्राइवर के मुंह से अलायना के घर का नाम सुनकर अभिनव हैरान हो गया था। उसे अलायना के घर पहुंचने से पहले ही यह एहसास होना शुरू हो गया था कि वो सच में किसी पैराडाइज में दाखिल होने वाला है। कुछ देर के बाद जब अभिनव की गाड़ी अलायना के घर के आसपास के हिस्से में दाखिल हुई तो अभिनव की नजर सड़क के दाएं बाएं बनी उन ऊंची इमारतों पर पड़ी। कुछ देर चलने के बाद अभिनव एक बड़ी सी बिल्डिंग को अपनी आंखों से देख रहा था। वो किसी का घर था, अनन्या सिंह का घर। उसके आगे झोपड़ी भी नहीं था। अभिनव ने देखा कि उस घर पर अलायनास पैराडाइज लिखा हुआ था। अभिनव समझ गया था कि अलायना कितनी अमीर थी। साथ ही उसके मन में रह रहकर यह भी ख्याल आ रहा था कि अगर अलायना इतनी अमीर है तो वो खुद कितना अमीर होगा। अभिनव से अब रहा नहीं जा रहा था और वो बेसब्री से इस सवाल का जवाब जान लेना चाहता था। क्या हम अंदर चल सकते हैं मिस्टर गेडवाल? तभी ड्राइवर ने अभिनव से बहुत प्यार से पूछा। अभिनव ने जितना सोचा नहीं था, ड्राइवर उसे उससे ज्यादा इज्जत दे रहा था। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और ड्राइवर उसे अपने साथ अंदर की तरफ ले जाने लगा। जैसे ही वो अंदर आया तो उसकी नजर अलायना से मिली। अलायना सोफा पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में वाइन का ग्लास था। अलायना के चेहरे पर चमकदार मुस्कान थी और जैसे ही उसकी नजर अभिनव से मिली तो उसकी मुस्कान में और ज्यादा चमक आ गई थी। उसने अभिनव से पूछा, अभिनव, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? अलायना की आवाज में तंज छुपा हुआ था। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का कोई जवाब देता, अलायना अपनी जगह से उठी और उसने टेबल पर रखा दूसरा वाइन का ग्लास उठा लिया। वो धीरे धीरे अभिनव की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसने अभिनव की तरफ दूसरा ग्लास बढ़ाते हुए पूछा, सारी दुनिया में तुम्हें शादी करने के लिए अनन्या सिंह ही मिली थी? ये सवाल सुनकर अभिनव हैरान हो गया। उसने एक पल के लिए अलायना की आंखों में देखा और बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम टाइगर हो और अनन्या सिंह का स्टेटस तुम्हारे स्टेटस से दूर दूर तक मैच नहीं करता है। कोई टाइगर किसी बकरी से शादी कैसे कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ना चाहिए नंदिता कि मैंने किससे शादी की है। तुम इस मामले में अपनी राय मुझे ना दो तो ही अच्छा है। इतना कहते ही अभिनव ने अलायना की आंखों में देखा और वाइन का ग्लास अपने होठों से लगा लिया। अलायना तब तक अपनी जगह पर बैठ चुकी थी। उसने भी अभिनव की आंखों में देखा और बोली, सच में तुम मुझसे ये सब छुपाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? क्या यही कि तुम दुनिया के सामने सिंह परिवार का नाकारा दामाद बनकर घूमना चाहते हो? अब अगर टाइगर किसी कछुए की खाल में दिखेगा तो जंगल में कौन उस पर शक करेगा? बोला, इंप्रेसिव। इसके बाद वो खुद अलायना की तरफ बढ़ने लगा। वो अलायना के पास जाकर बैठा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस वाइन से भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अलायना ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और बोली, जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ ने मुझे इस माफिया ग्रुप के बारे में बताया था। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारे पिता को किसी ने मार दिया है और तुम भी गायब हो गए हो। उन्हें मेरे लिए काफी डर लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि कहीं कोई मेरे साथ भी ऐसा कुछ। अलायना इससे आगे कुछ कह नहीं पाई। उसकी बात सुनकर अभिनव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में छुरा घोंप दिया हो। वो अलायना की आंखों में देख रहा था। वो देख पा रहा था कि अलायना को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि अभिनव के पिता को किसने मारा था। इतने में अलायना ने पूछा, एक बात मुझे सच सच बताओ अभिनव, सच सच बताओ अभिनव, तुम अनन्या सिंह के साथ क्यों हो? क्या तुम इससे प्यार करते हो? अभिनव ने इस सवाल के जवाब में पहले अपना ग्लास ध्यान से टेबल पर रखा और फिर कहा, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद हमें इस तरह से मिलना चाहिए। यह हम दोनों को जोखिम में डाल सकता है। रहा सवाल अनन्या के साथ रहने का, तो इसका जवाब तुम खुद दे चुकी हो। मुझे अनन्या से प्यार है या नहीं,
इस बात का मैं यही जवाब देना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी से प्यार शब्द कब का गायब हो चुका है। अब मेरा ध्यान सिर्फ अपने मकसद पर है। मेरे पिता को जिसने मारा है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूं। अपने पिता के खड़े किए इस एम्पायर को मैं और बड़ा और मजबूत बनाना चाहता हूं। इस सब के बीच मेरे पास किसी से प्यार करने की फुर्सत नहीं है। मैं बस मोंटी के लौटने का इंतजार कर रहा हूं। जब तक वो वापस नहीं आ जाता, तब तक मेरे लिए सिंह परिवार का नाकारा दामाद बने रहने में ही भलाई है। लोगों की नजर में कछुआ दिखने में ही इस टाइगर की भलाई है। मैं इस वक्त किसी को नहीं बता सकता कि मैं कौन हूं। अभिनव की बात सुनकर अलाइना की नजरें अभिनव की नजरों में गड़ी की गड़ी रह गई। कुछ देर तक दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। आखिर में अलाइना ने एक गहरी सांस ली और बोली, प्यार किसी की जिंदगी से गायब नहीं हो सकता अभिनव। आप प्यार से भाग सकते हो, लेकिन वो आपको हमेशा पकड़ ही लेता है। मैं फिर से वही सवाल पूछूंगी, क्या तुम अनन्या सिंह से प्यार करते हो? नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता। और हाँ, अगली बार अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो मुझे किसी होटल में या क्लब में बुलाना। हमारे ग्रुप में कोई जासूस घुस आया है। ये बात सुनते ही अलाइना झटके से अपने विचारों से बाहर निकली और हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, लेकिन वो मेरे रास्ते में नहीं है। मेरे पास जासूसों और गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। उनकी खबर मिलते ही मैं उन्हें मार गिराती हूँ। अभिनव उसकी बात सुनते हुए मुस्कुराया और बोला, सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने सुना है कि मोंटी इस महीने आने वाला है। क्या तुम उसके आने तक का इंतजार करोगे? अभिनव ने अलाइना के सवाल के जवाब में हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं इंतजार करूंगा। और इसलिए मुझे सिंह परिवार का दामाद बने रहने की बहुत जरूरत है। यह मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, यह मैं अपने लोगों के लिए कर रहा हूं। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना है। अगर मोंटी आज भी आ जाता है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तब तक अपनी पहचान लोगों के सामने नहीं लाऊंगा जब तक कि वो जासूस हमारे सामने नहीं आ जाता। जिस तरह से मेरे पापा की मौत हुई थी, मैं उस तरह से नहीं मरना चाहता। अभिनव ने एक सांस में सारी वाइन खत्म की और सोफा से उठकर कमरे से बाहर चला गया। अलाइना बस उसे जाते हुए देख रही थी। अभिनव जब अनन्या के घर पहुंचा तो उसे आने में काफी देर हो गई थी। रात हो चुकी थी और अलाइना के घर कुछ भी ना खाने की वजह से उसे काफी भूख लग रही थी। उसने घर में आते ही मेड को आवाज दी, लेकिन एक भी मेड उसकी बात का जवाब नहीं दे रही थी। अब क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूं, खुद के लिए कुछ बना लेता हूं। अभिनव ने अपने आप से कहा और खुद ही रसोई में चला गया। वो अपने लिए पराठे बनाने वाला था। उसने रसोई में आकर अलमारी खोलकर आटा ढूंढना शुरू कर दिया था। उसे आटे का डिब्बा मिला तो उसने डिब्बे को प्लेटफॉर्म पर रखा और आटा गूंथने के लिए थाली ढूंढने लगा। वो इस बात से अनजान था कि जब वो ये सब कर रहा था तब वहां काफी शोर हो रहा था। अचानक से उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही अभिनव ने पलटकर देखा तो पाया कि शर्मिला उसके सामने खड़ी थी। तुम मेरी रसोई में क्या करने की कोशिश कर रहे हो? शर्मिला ने तीखी और कड़क आवाज में पूछा। अभिनव ने उसे देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, भूख लगी है, पराठे बना रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें भूख लगी है ना, तो भूख लगी रहने दो। तुम्हें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं बनाने दूंगी। ये मेरी रसोई है। अब मेहरबानी करके यहाँ से बाहर निकलोगे? लेकिन मुझे सच में भूख लगी है। अगर तुम अपने आप से यहाँ से बाहर नहीं निकले तो मुझे मजबूरन गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। वो तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालेंगे, शर्मिला ने हल्की सी ऊंची आवाज में कहा। अभिनव ने पहले आटे के खुले डिब्बे को देखा और फिर से गहरी सांस लेकर रसोई से बाहर निकलने लगा। इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता, पीछे से शर्मिला ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें जो कहा था उसे भूलने की गलती भी मत करना। तुम मेरे दामाद नहीं हो, मतलब नहीं हो, मतलब नहीं हो। मेरा दामाद सिर्फ चिराग है, चिराग, और वो बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से भगाकर तुम्हारी जगह पर आकर बैठ जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस घर का या इस परिवार का हिस्सा हो तो इस गलतफहमी को जितनी जल्दी हो सकी उतनी जल्दी अपने दिमाग से निकाल देना। अभिनव को शर्मिला के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनने की आदत हो गई थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वो बस अनन्या के कमरे के दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो गया था। अंदर से अनन्या के जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। अभिनव ने जब अनन्या के हंसने की आवाज सुनी तो उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोल दिया और धीरे से कमरे के अंदर चला आया। तब उसने देखा कि अनन्या किसी से फोन पर बात कर रही थी। अनन्या ने कहा, नहीं, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि वो मेरे बर्थडे पर इस चीज का अनाउंसमेंट कर देंगे। हाँ, अरे मैं बता तो रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया है। और सच में
मैंने जो इसे फाइनल करवाने में एफर्ट्स डाले थे, दादाजी ने उसे एक्नॉलेज किया है। इतना कहते ही अनन्या और जोर से हंसने लगी थी। इधर अभिनव को और ज्यादा भूख लगने लगी थी। वो जल्दबाजी में अलाइना के घर से उठकर तो आ गया था, लेकिन अब उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने वहां कुछ खाया क्यों नहीं। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो धीरे से अनन्या के बिस्तर की दूसरी तरफ आकर बैठा और कंबल ओढ़कर लेट गया। तब तक अनन्या की नजर अभिनव पर पड़ चुकी थी। उसने फोन पर कहा, चल चाहत, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, अभिनव आ गया है। और इतना कहते ही वो अभिनव की तरफ पलट गई। जैसे उसकी नजर अभिनव से मिली तो उसकी आंखों की चमक गुस्से में बदल गई और उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पलंग पर आकर लेटने की? प्लीज, मैं आज इस मसले पर कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इधर कोने में दुबक कर सो जाऊंगा। प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, ठीक है? अभिनव की चिढ़ उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। अनन्या ने उसे एक सेकंड के लिए देखा और बोली, तुम भूखे हो? क्यों? घर आने से पहले तुम कुछ खाकर नहीं आए थे? अभिनव ने ना में सिर हिला दिया। अनन्या ने गहरी सांस ली और बोली, ओ हाँ, तुम कहाँ से खाओगे? तुम्हें तो अकरम सर ने जो एडवांस दिया था उसे तुमने सूट खरीदने में उड़ा दिया था। खाने से ज्यादा तुम्हारे लिए छा जाना जरूरी था, है ना? क्या होगा तुम्हारा अभिनव? मेरा जो होगा वो हो जाएगा, पर अभी अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं सो जाऊं? अभिनव ने पूछा। उसकी चिढ़ बढ़ती ही जा रही थी। इससे पहले कि वो सो पाता, अनन्या ने कहा, तुमने किसी मेड से कहा कि तुम्हें भूख लगी है, या तुम ऐसे ही भूखे मरना पसंद करोगे? तुम्हें क्यों मेरी इतनी चिंता हो रही है? अभिनव ने ताना कसते हुए पूछा। मुझे चिंता? और वो भी तुम्हारी? मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं हो रही है। अगर तुम भूखे मरे तो इसमें नुकसान तुम्हारा ही होगा, और तुम्हारे मरने पर मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहती हूँ, इस दुनिया से नहीं। चलो उठो और मेरे साथ आओ, अनन्या ने कहा और अपनी जगह से खड़ी हो गई। अभिनव हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या उसे कहाँ ले जा रही थी। इतने में अनन्या ने उसे चलने का इशारा किया तो अभिनव उसके पीछे पीछे बढ़ने लगा। अनन्या का उसे इस तरह से ले जाना अभिनव को अजीब लग रहा था। अनन्या मेड के कमरे के पास आकर खड़ी हो गई थी। उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो तुरंत 3 मेड कमरे से बाहर निकलकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। अभिनव ने देखा कि अनन्या उन तीनों से कुछ बात कर रही थी। 15 मिनट, अगर 15 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर गया तो मैं एक आदमी को भूखा मारने के जुर्म में तुम तीनों को जेल भिजवा दूंगी, अनन्या ने फरमान जारी करते हुए कहा। अभिनव को उसका ये रूप देखकर हंसी आ रही थी। थैंक यू। मैंने जो तुम्हारे लिए किया उससे अगर तुम सच में ग्रेटफुल फील कर रहे हो और मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो प्लीज जल्द से जल्द इस शादी को खत्म करो। अगली सुबह अनन्या अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो गई थी। अभिनव को सोने में देरी हो गई थी क्योंकि उसे खाना था। अनन्या अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो गई थी। अभिनव को सोने में देरी हो गई थी क्योंकि उसे खाना 15 मिनट में नहीं बल्कि 1 घंटे में मिला था। अभिनव चाहता तो वो अनन्या से मेड की शिकायत कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया था। जैसे ही अभिनव की नींद खुली तो उसने देखा कि अनन्या महंगी सी ड्रेस पहने तैयार हो चुकी थी। अभिनव ने उसे देखकर कहा, गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए होगी मॉर्निंग गुड, मेरे लिए नहीं है। ये कोई टाइम है आदमी के उठने का? जब वो तैयार होकर कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि सारा परिवार डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठ चुका था। अभिनव इसी बात से खुश हो गया था कि वो भी उन लोगों के साथ खाने बैठ सकता था। आज सनी भी उन लोगों के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। जैसे ही सनी की नजर अभिनव पर पड़ी तो उसने हंसते हुए कहा कर रहा था जैसे ही सनी की नजर अभिनव पर पड़ी तो उसने हंसते हुए कहा, अरे देखो जरा, जीजाजी आ गए। अभिनव सनी को वहां देखकर हैरान हो गया। उसने अपने आप को संभाला और डाइनिंग टेबल के पास आकर बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग, सभी ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या बात है, ससुराल में आते ही जीजाजी तो झोपड़पट्टी से लग्जरी फ्लैट हो गए हैं। ये सूट तुमने इसे खरीद कर दिया है अनन्या? जब हम खाने के लिए बैठे हो तो किस तरह की और किस तरह से बात करते हैं इसका तुम्हें अंदाजा नहीं? अनन्या, वो गलत क्या कह रहा है? इतने में शर्मिला ने बीच में आते हुए कहा। वो चाहती थी कि सनी अभिनव का और ज्यादा मजाक उड़ाए, लेकिन इससे पहले कि सनी कुछ कह पाता अनन्या ने कहा, ये कोई बात नहीं होती मम्मा, इसने बहुत गलत बात की है। मैंने अभिनव को कोई सूट नहीं दिलाया है। मैं क्यों इसे सूट दिलाने लगी? वो खुद काम कर रहा है, खुद कमा रहा है। अच्छा, तो चलो बताओ कि तुम कितना कमा लेते हो? इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का कोई जवाब देता, अनन्या ने अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें सब में पढ़ने की जरूरत नहीं अभिनव। दादाजी, हमें काम पर जाने के लिए देर हो रही है, चलते हैं। हमें?
अभिनव ने हैरान होते हुए कहा और अनन्या को देखने लगा। अनन्या ने भी अभिनव को देखा और हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, चलो। उसकी आवाज सुनकर लग रहा था कि वो काफी जल्दी में है। ऐसे में अभिनव भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और अनन्या के पीछे निकल पड़ा। जैसे ही वो दोनों घर से बाहर आए तो इतने में अनन्या बीच में रुकी और बोली, मैंने तुम्हें बचाया है, इसलिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। असल में मैंने तुम्हें नहीं, अपने आप को बचाया है। चलो मेरे साथ मेरी गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन अगर तुम मुझे ऑफिस तक छोड़ने जाओगी तो तुम्हें मुझे शाम को लेने भी आना पड़ेगा। यह सुनते ही अनन्या ने एक पल के लिए अभिनव को देखा और बोली, ठीक है। यह सुनते ही अभिनव अनन्या की गाड़ी में बैठ गया और दोनों ऑफिस जाने के लिए रवाना हो गए। रोज के मुकाबले आज अभिनव भले ही जल्दी ऑफिस आ गया था, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसके बारे में जो बातें होती थी वो आज भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत से लोग यही कयास लगा रहे थे कि आखिर मैनेजर अभिनव के साथ क्या करने वाला था। अभिनव लिफ्ट के पास आकर खड़ा हो गया था, जो कि पहले से भरी हुई थी। इससे पहले कि लिफ्ट का दरवाजा बंद होता और वो ऊपर जाती, अभिनव उसमें चढ़ चुका था। जैसे वो अंदर आया तो इतने में उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, देख रहे हो इसकी बहादुरी। गुड मॉर्निंग अभिनव जी, कैसा रहा कल आपका दिन? इतने में अभिनव को जैनी की आवाज सुनाई दी। वो भी लिफ्ट में अभिनव के साथ थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अभिनव ने उसे देखा और बोला, बहुत बढ़िया, तुम्हारा दिन कैसा था? मेरा भी बढ़िया था, जैनी ने कहा और मुस्कुराने लगी। कुछ देर के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला और अभिनव लिफ्ट से बाहर निकलकर अपने कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ पाता, उसका फोन बजने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सुबह सुबह उसे कौन फोन कर रहा था। उसने फोन उठाया और बोला, हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं एके प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजर बात कर रहा हूँ, अभी के अभी मेरे ऑफिस में आ जाओ। उधर से एक आदमी ने भारी सी आवाज में कहा और बिना अभिनव का जवाब सुने फोन काट दिया। अभिनव ने भी फोन रखा और उठकर मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। वो मैनेजर के कैबिन के बाहर पहुंचा और दरवाजा धीरे से खटखटा दिया। दरवाजा खटखटाने के बाद उसने कहा, हेलो, मैं अभिनव गढ़वाल, और मैं इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उधर से एक लड़की ने कहा, जो कहना है अंदर आकर कहो। अभिनव जब अंदर आया तो उसने देखा कि वहां एक लड़की खड़ी थी और वो और कोई नहीं बल्कि कामिनी थी। गुड मॉर्निंग, अभिनव ने मैनेजर से बहुत शालीनता के साथ कहा। मैनेजर ने उसे एक पल के लिए घूरते हुए देखा और आखिर में बोला, मुझे ये सब फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं है, सीधा पॉइंट पर आता हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है हमने ये कंपनी मजाक करने के लिए खोली हुई है? मैं समझा नहीं, अभिनव ने अपनी पलक झपकाते हुए कहा। मैनेजर ने फिर से अभिनव को एक पल के लिए घूरा और बोला, अच्छा मैं अभी समझाता हूँ। इतना कहते ही उसने अपनी टेबल के ड्रॉअर में हाथ डाला और उसमें से एक एनवलप बाहर निकालकर अभिनव की तरफ बढ़ा दिया। अभिनव ने एनवलप हाथ में लिया और उसे खोलकर देखने लगा। उसने देखा कि उसमें एक लेटर था। अभिनव ने उस लेटर को पढ़ा और हैरान होकर मैनेजर की तरफ देखते हुए बोला, आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? यह सुनते ही मैनेजर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, क्या बात है, मुझे तो लगा था तुम्हें पढ़ना भी नहीं आता होगा, लेकिन अच्छा है कि तुमने ये सब खुद ही पढ़ लिया। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मनमानी हद से ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए मुझे तुम्हें निकालना पड़ रहा है। तुमने इसके बारे में अकरम को बताया? अभिनव ने कहा, उनका नाम अकरम नहीं है, अकरम सर है, और मुझे ऐसे छोटे मोटे डिसीजंस लेने के लिए उनसे नहीं पूछना पड़ता है। मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ और इतनी पावर तो मेरे हाथ में भी है कि अगर कोई बंदा काम नहीं कर रहा हो तो मैं अपने से नीचे के उस बंदे को जब चाहूं तब फायर कर सकता हूँ। यह सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई, लेकिन उसने अपने आप को रोका और बोला, सीरियसली मैं काम नहीं कर रहा था। तुमने मुझे इसलिए फायर किया या कामिनी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया इसलिए? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं किसी के बहकावे में आने वालों में से नजर आता हूँ? मैनेजर ने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा। अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा और बोला, आप मैनेजर हो और मैनेजर को गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने फिर भी गुस्सा किया क्योंकि मैंने सच कहा। मेरा सच आपको चुभा ना, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपसे जूनियर लड़की की बातों में आकर मुझे ये लेटर थमा रहे हो। आप इस लड़की को शायद नहीं जानते हो, लेकिन मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। इसने हमारे कॉलेज से लोगों को भड़काने और बेवकूफ बनाने में मास्टर्स किया है और इस भड़काने और बेवकूफ बनाने में मास्टर्स किया है। और इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ कह पाता, उसने देखा कि मैनेजर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो अभिनव पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ अभिनव के गाल पर पड़ता, अभिनव ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया था। ये देख मैनेजर और ज्यादा तमतमा गया था। उसने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन अभिनव की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मैनेजर की ताकत रत्ती भर का काम नहीं कर रही थी। आखिर में उसने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ। अपना हाथ संभाल कर रखते तो मुझे इसे पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यू आर फायर्ड।
अंडरस्टैंड? गेट लॉस्ट। अभिनव ने पहले मैनेजर को देखा और उसके बाद उसकी नजर उस लेटर पर पड़ी जो मैनेजर ने उसे दिया था। अभिनव ने तरीके से उस लेटर को फोल्ड किया, फिर से उसी लिफाफे में डाला और मैनेजर के मुंह पर मारते हुए बोला, मैं जा रहा हूं, तुम्हारी कंपनी तुम्हें को मुबारक, जड़ बुद्धि कही के। अभिनव ने एक कैब बुक की और गुड़गांव की सड़कों पर इधर से उधर घूमने लगा। साहब, ये तो बताओ कि जाना कहाँ है? जब ड्राइवर ने अभिनव से यह सवाल पूछा तो जवाब में अभिनव ने कहा, जहां जाना था वहीं से तो आ रहा हूं। मैं समझा नहीं। पता है, गाड़ी चलाते रहो। ड्राइवर कुछ देर तक इधर से उधर गाड़ी चला ही रहा था कि अचानक उसने बीच में गाड़ी रोक दी। उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक बैरिकेड लगा हुआ था। उस बैरिकेड के आसपास कुछ लोग खड़े थे जो हर गाड़ी को मुड़ने का इशारा कर रहे थे। ड्राइवर ने यह नजारा देख एक गहरी सांस ली और बोला, सर, अब तो बता दीजिए कहाँ जाना है। अगर उस पार जाना हो तो मैं राइट लूं और नहीं तो यू टर्न। अभिनव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर तो दूर खड़ी उस महंगी सी गाड़ी पर टिकी हुई थी जिसका दरवाजा एक आदमी ने पकड़ा हुआ था। उसमें से एक लंबा चौड़ा सा आदमी आंखों पर चश्मा लगाकर बाहर आया। उसने सूट पहना हुआ था। जैसे ही वो बाहर आया तो इतने में उसके गार्ड्स उसके आसपास आकर जमा हो गए। ये आदमी कौन है? अरे सर, आप इनको नहीं जानते? ये है दिग्पाल छिंगावत। टाइगर के बाद अगर पूरे गुड़गांव में किसी की तूती बोलती है तो वो इन्हीं की बोलती है। वो दिल से ये चाहता था कि उसे बस एक बार दिग्पाल से मिलने का मौका मिल जाए। आज उसे वो मौका मिल गया था। वो ये देखना चाहता था कि आखिर दिग्पाल दिखता कैसा है। ट्रिपोर, मैं यही उतर रहा हूं, अभिनव ने कहा और गाड़ी की पिछली सीट पर पैसे रखकर कैब से बाहर निकल गया। वो सीधा उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते जा रहा था जहां दिग्पाल गया था। इस बीच अभिनव के दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी। उसने जब दिग्पाल को इतने बड़े जत्थे के साथ देखा तो उसे ख्याल आया कि अगर दिग्पाल जैसा आदमी इतने बड़े जत्थे के साथ चल सकता है तो फिर उस दिन उसके पिता इतने बड़े जत्थे के साथ क्यों नहीं चल रहे थे? अगर उनके पास भी इतना बड़ा जत्था होता तो शायद आज वो अभिनव के साथ होते।